अगला भेद था हमारा, वो था हमारा द्वंद्व समास। कौन सा था? कौन से नंबर का था ये? चौथे नंबर का। कौन सा था? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कौन सा था? द्वंद्व समास। क्लियर बात? बहुत बढ़िया। द्वंद्व समास का कौन सा पद प्रधान होता है? आप कहेंगे द्वंद्व समास के दोनों पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के कितने पद प्रधान होते हैं? आप कहेंगे द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्लियर बात? बहुत बढ़िया। इसके बाद दोनों पद इसके प्रधान होते हैं। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद इसकी जो पहचान होती है, भाई पहचान क्या होती है इसकी? पहचान होती है सबसे पहला, इसमें जितने भी विलोम शब्द होंगे या जो भी आपको कभी कोई विलोम शब्द दिखाई दे, तो शब्द सब के सब किस में आएंगे? आपका आंख बंद करके सब के सब को क्या लगाना है? द्वंद्व समास। दूसरा, दोनों दोनों पदों का, दोनों पदों का अपना अलग अलग अर्थ होगा। यानी कि दोनों पदों का क्या होगा? अपना अलग अलग अर्थ होगा। दोनों पदों का अपना अलग अलग क्या होगा? अर्थ होगा। तो वे क्या होंगे? वे होंगे आपके द्वंद्व समास। क्या होंगे वे? आपके द्वंद्व समास। क्लियर हो गई बात? बहुत ही बढ़िया। तो पहली पहचान क्या बताई मैंने आपको? कि यदि कभी भी आपको कोई भी विलोम शब्द लिखा दिखाई दे, तो आप क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। दूसरा, दोनों पदों का क्या होगा? अपना अपना अर्थ होगा। दोनों पदों का क्या होगा? अपना अपना अर्थ होगा। तो समास कौन सा होगा वहां पर? समास होगा आपका द्वंद्व समास। अब कैसे? जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं, क्या मैंने यहां पर लिख दिया सीताराम। क्या लिख दिया? सीताराम। मैंने यहां पर लिख दिया सीताराम। तो दो पद हैं इसमें, दो पद अलग अलग मौजूद हैं। आप कहेंगे बिल्कुल है। तो सीता का भी अपना अर्थ है और राम का भी अपना अलग अर्थ है। क्लियर? मैं लिख दूं यहां पर माता पिता। क्या लिख दूं? माता पिता। दोनों का अपना अलग अलग अर्थ है। बिल्कुल है। मैं लिख दूं यहां पर राजा और रंक। दोनों का अपना अपना अर्थ है। आप कहेंगे बिल्कुल है। मैं लिख दूं यहां पर राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण में क्या है? दोनों का अपना अपना अर्थ है। बिल्कुल है। क्लियर? इसके बाद में यहां एक तीसरी पहचान और लिखिए आप इसकी। इसमें योजक चिन्ह मौजूद होता है। यानी कि क्या मौजूद होता है? योजक चिन्ह यहां पर मौजूद होता है। योजक चिन्ह क्या होता है? ये वाला चिन्ह। क्लियर? बहुत ही बढ़िया। तो सीताराम, माता पिता, राजा रंक, गाय भैंस, जैसे मैं कह दूं गाय भैंस कह दूं मैं यहां पर। इसके बाद अगली चीज में क्या कह सकता हूं यहां पर? यहां पर मैं कह सकता हूं घास फूस। यानी कि दोनों का अपना अर्थ होना चाहिए। घास फूस कह दूं मैं यहां पर। क्लियर? तो ये सभी शब्द किस में आएंगे? आपके द्वंद्व समास में आएंगे। दोनों पद प्रधान है, माता भी प्रधान, माता का अपना अर्थ और पिता का अपना अर्थ। यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड है ये क्या एक दूसरे पर डिपेंड है? आप कहेंगे जी नहीं। तो समास कौन सा होगा आपका? समास होगा आपका द्वंद्व समास। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद आप नोट करके यहां पर एक चीज लिखेंगे। क्या मैंने आपको द्विगु समास में क्या बताया था? द्विगु समास में मैंने आपको क्या बताया था? यदि मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको द्विगु समास में क्या बताया था, तो द्विगु समास में मैंने आपको बताया था क्या? 1 से 9 तक
वह ऐसी संख्या जिनका इकाई का अंक क्या हो, 0 हो। वह ऐसी संख्या जिनका इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक 0 हो। वे सभी संख्याएं क्या होती है, वे सभी संख्याएं किस में जाती है, द्विगु समास में जाती है। और अब आपने मेरे से वहां पर पूछा था कि भैया इनसे अलग भी तो संख्याएं होती है, जैसे मैं कहूँ 11, मैं कहूँ 12, यानी कि वे संख्याएं जो 1 से 9 के बीच में नहीं आती और जिनका इकाई का अंक 0 नहीं होता, तो वे संख्याएं किस में जाती है। तो आप लिखेंगे बाकी सभी संख्याएं, बाकी सभी संख्याएं द्वंद्व समास में जाती है। बाकी सभी संख्याएं किस में जाती है, द्वंद्व समास में जाती है। बाकी सभी संख्याएं किस में जाती है, आपका द्वंद्व समास में जाती है। किस में जाती है, द्वंद्व समास में जाती है। क्लियर। जैसे कि वो आपको यहाँ पर लिख कर दे दे 68 में कौन सा समास है, तो आप क्या कहेंगे, 1 से 9 के बीच में क्या ये संख्या आ रही है, आप कहेंगे नहीं। तो समास कौन सा होगा, समास होगा इसमें द्वंद्व समास, और ना ही इसका इकाई का अंक 0 है। तो समास कौन सा होगा इसमें, समास होगा इसमें द्वंद्व समास। इसके बाद